हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग सीरीज आरएल सर्किट के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट इन एसी। ओके, आज उसके साथ एक और एलिमेंट ऐड करेंगे हम, वो है इंडक्टेंस। दैट मींस एल फॉर इंडक्टेंस। हम एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसके अक्रॉस एक एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे उसके थ्रू जो करंट है, वोल्टेज है, पावर है, ये सभी का रिलेशंस क्या है, बिहेवियर क्या है, डायग्राम्स क्या है, ये सब आज डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सीरीज आरएल सर्किट मतलब कुछ इस तरह है। एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट किया है, इसलिए सीरीज आरएल सर्किट। एंड एक सप्लाई वोल्टेज है, विच इज एसी सप्लाई वोल्टेज, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस करंट, इसलिए हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट इज स्मॉल आई, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज R एंड वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज L। ओके, नाउ इस सर्किट से ये बात हम लोग कह सकते हैं कि मान लो पहले एक एज्यूम कर लो, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड VL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू VR प्लस VL। देखो, इसका मतलब समझो, ये जो है ये RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये हम लोगों को पता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किए है ऊपर, इसका मतलब ये सभी वेक्टर में है। ओके, दैट मींस वेक्टर समेशन ऑफ VR एंड VL विल बी द टोटल वोल्टेज। ओके, ये कैपिटल V टोटल RMS वैल्यू ऑफ द टोटल वोल्टेज, दैट मींस सप्लाई वोल्टेज। ये जो सप्लाई वोल्टेज है, इसका अगर RMS वैल्यू लेंगे तो V आएगा। RMS वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो ये क्या, अब ये जो वेक्टर सम है, इसको हम कैसे निकालेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ये देखो सर, और एक बात, ये जो V है ये RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड कैपिटल I इज RMS वैल्यू ऑफ करंट। सॉरी, ये है RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड स्मॉल कैपिटल I इज RMS वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, ओके हो गया। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो करंट है ये सर्किट में, ये करंट फिक्स्ड है। करंट मतलब रेजिस्टेंस में भी जितना करंट है, इंडक्टेंस भी उतना ही करंट है। तो करंट को हम रेफरेंस एज्यूम कर सकते हैं, करंट को हम रेफरेंस एज्यूम कर सकते हैं। मान लो कि इस एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने करंट को प्लॉट किया, राइट, अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने करंट को प्लॉट किया। फिर देखो एक बात, ये जो VR है और ये जो करंट है, ये एक ही फेज में रहेगा। क्यों एक फेज में रहेगा? क्योंकि करंट के रेजिस्टेंस के थ्रू अगर एसी करंट फ्लो करता है तो वो क्या होता है कि दो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस है, वो सेम फेज में रहता है, ये हम लोगों को पता है। तो क्या होगा, करंट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम लोग VR को ड्रॉ करेंगे, राइट। अब आता है कि VL, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। नाउ हम लोग मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्योर इंडक्टेंस फेजर डायग्राम, वो एक बार देख लो तो पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल्स में कि कैसे होता है। पर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं उस वीडियो से, या ऐसे भी जानते हैं कि VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड दिस करंट थ्रू द इंडक्टेंस, ये 90 डिग्री फेज अपोजिशन में रहता है। 90 डिग्री जो करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री, राइट। और वोल्टेज जो है वो करंट से मतलब लीड करता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे करंट क्या है, I, तो वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री करंट से लीड करेगा, राइट। तो कैसे होगा लीड, मतलब कुछ ऐसे होगा, राइट। तो ये है एक फेजर डायग्राम इस सर्किट का। नाउ
from this equation we can say that total voltage is voltage across resistance plus voltage across inductance, phasor summation of this and this. Okay, so we have the phasor diagram. Now phasor summation of VL and VR will be like this, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर? तो ये है टोटल वोल्टेज एंड दिस वन इज टोटल सर्किट करंट एंड द एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल सर्किट करंट इज फाई. ओके, तो ये बन गया हमारा फेजर डायग्राम. तो इस फेजर डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर. हम लोगों को पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये है VR और ये है VL. तो V इक्वल्स टू V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर. अगर V किया जाए तो उसमें रूट आ जाएगा, तो रूट दिस. ओके, नाउ VR हम लोग कैसे लिख सकते हैं? VR मींस I into R, राइट? करंट इंटू रेजिस्टेंस दैट इज VR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हम लोगों को पता है. और VL हम लोग कैसे लिख सकते हैं? VL हम लोग लिख सकते हैं I into XL. ओके, वेयर XL इज द रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टेंस. नाउ ये रिएक्टेंस क्या है? यहां पे लिख देते हैं XL इक्वल्स टू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस of this inductor, right? This is equals to omega into L. Omega means 2 pi f. So 2 pi f into L. Now ये reactance क्या है? देखो, अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो एक करंट को एक अपोज करता है या अपोज करने की कोशिश करता है, वो एक प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टेंस में. तो सिमिलरली ये अगर इंडक्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो ही एक काइंड ऑफ अपोजिशन उसको प्रोवाइड करेगा. वो अपोजिशन को हम बोलेंगे रिएक्टेंस. ओके, तो रेजिस्टेंस के टाइम में हम लोग रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, पर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के टाइम में हम लोग बोलेंगे कि रिएक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर. ओके, सो रिएक्टेंस मींस ओमेगा L, ओमेगा मींस 2 pi f into L. क्लियर? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर I into R तर होल स्क्वायर प्लस I into XL तर होल स्क्वायर, राइट? यहां पे देखो क्या आएगा, I स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आएगा. I अगर बाहर आ जाए तो XL स्क्वायर, राइट? So V equals to this. Now we can write V by I equals to root under R square plus XL square. Now V by I means total voltage divided by total current. So क्या आएगा? Total voltage by current means resistance. तो यहाँ पे क्या आएगा? Total circuit resistance. पर ये सर्किट देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से बना हुआ है, तो हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको एक और टर्म में हम लोग डिनोट करेंगे, वो है इंपीडेंस. ठीक है, तो ये क्या है? इंपीडेंस. ये क्या है? इंपीडेंस, राइट? इंपीडेंस को हम Z से डिनोट करेंगे. ओके, तो Z मींस R square plus XL square. Okay, where Z equals to impedance. Impedance equals to root under R square plus XL square. ओके, तो हम लोग नया टर्म सीखा कि इंपीडेंस. इंपीडेंस किसे कहेंगे? अगर कोई सर्किट में रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस होगा, या कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस को छोड़ के और भी एलिमेंट होगा, तब हम टोटल जो सर्किट का ऑपोजिशन प्रॉपर्टी है करंट का, उसको हम बोलेंगे कि इंपीडेंस ऑफ दैट सर्किट. इंपीडेंस का यूनिट भी है ओम, राइट? वहां पे रिएक्टेंस का यूनिट भी है ओम, राइट? सो ये हो गया. देखो एक सीरीज आरएल सर्किट में हम लोगों ने एसी वोल्टेज अप्लाई किए. एसी वोल्टेज से हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ VR एंड VL. तो V यहां से देखो हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट, राइट? देखो VR एंड VL, वेक्टर सम ऑफ VR एंड VL इज दिस. ओके, तो यहां से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं. ये देखो V इक्वल्स टू दिस. सो यहां से ये आया, इसको I
नीचे लाए तो V by I equal to Z, that means total circuit impedance is ये है XL, ओके, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ओके। तो इस डायरेक्शन में हम लोग इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम लोग ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ये जो लाइन है x एक्सिस अलोंग x एक्सिस, ये दिस इज फॉर रेजिस्टेंस एंड दिस लाइन इज फॉर इंडक्टेंस एंड दिस लाइन इज फॉर द टोटल थिंग्स, ओके। टोटल वोल्टेज यहाँ पे है, टोटल इंपीडेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ करें, यह है Z, यह है XL और यह है R और यह है phi, वो जो phi है सेम, राइट। तो यह है एक इंपीडेंस ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल। यहां पे देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो R से डिनोट किया जाता है, जो वर्टिकल लाइन है वो XL से डिनोट किया जाता है और इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो Z, दैट मींस टोटल सर्किट इंपीडेंस, क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो साइनसोइडल कर्व है वोल्टेज और करंट का, ये कैसे दिखता है। तो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं कि ये जो सर्किट का टोटल वोल्टेज था Vm sin ओमेगा t और जो टोटल करंट है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये है टाइम एक्सिस ओमेगा t, ये है V का कर्व, राइट। अब V का इक्वेशन क्या था, ओमेगा टी, और I जो है वो V से फाई एंगल पीछे था, क्यों? क्योंकि अगर ये ड्रॉ करें तो ये है V, ये है I, दिस वन इज VL एंड दिस वन इज द टोटल वोल्टेज V। तो ये जो एंगल था फाई, दैट मींस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाई, और जो करंट है वो वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है, राइट। तो मान लो यहाँ पे फाई एंगल है, तो ये जो करंट का कर्व है ये यहां से शुरू होगा, कुछ इस तरह जाएगा, यह है फाई, राइट, यह है करंट का कर्व और अलोंग वाई एक्सिस हम लोग वोल्टेज और करंट को प्लॉट किए हैं, ठीक है, और अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग टाइम को प्लॉट किए हैं, ओके। तो ये है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं करंट को, ओके। प्योर इंडक्टर के टाइम में जब हम लोग प्योर इंडक्टेंस डिस्कस करे थे, तो प्योर इंडक्टर के टाइम में क्या था, ये जो करंट था Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, दैट मींस प्योर इंडक्टर के टाइम में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। पर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। ये जो डायग्राम है इसे भी देख सकते हो, राइट। तो ये है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब हम लोग एक जो इंपीडेंस ट्रायंगल है उसको डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे दिखता है, देखो यह है रेजिस्टिव, यह है इंडक्टिव और यह है टोटल इंपीडेंस, राइट। सो दिस एक्सिस इज फॉर रेजिस्टेंस, दिस एक्सिस इज फॉर रिएक्टेंस, and this axis is for impedance, okay, and this is the angle, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है पावर फैक्टर किसे कहते हैं, cos फाई। अब ये cos फाई क्यों है, साइन क्यों नहीं, tan क्यों नहीं है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखो। तो ये पावर फैक्टर का जो फंडा है, जो थ्योरी है, वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है।
तो फिलहाल पावर फैक्टर मींस cos phi, cos मतलब बेस बाय दिस, सो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, राइट। रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, रिएक्टेंस को XL से एंड इंपीडेंस को Z से। सो रेजिस्टेंस इज पावर फैक्टर इज रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस। ओके, तो पावर फैक्टर अगर हम लोगों को किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पता है, इंडक्टेंस पता है, तो हम लोग इजीली पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? रेजिस्टेंस इंडक्टेंस पता होने से हम लोग को इंपीडेंस मिल जाएगा, तो रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस इज पावर फैक्टर। ओके, तो इस तरह से हम लोग पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं, किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज पावर इन आरएल सर्किट। ये जो आरएल सर्किट है इसका पावर क्या है, एवरेज पावर हम लोग निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V into I, where V is sin omega t and I is into Im sin omega t minus phi। हम लोग देखे हैं पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं Vm Im, और यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ये है साइन ए साइन बी। हम लोगों को पता है 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये अगर 2 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 sin ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। ओके, cos ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, सो क्या आएगा cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हाफ Vm Im cos फाइव माइनस हाफ Vm Im cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। ये ब्रैकेट यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो इसका 2 पोर्शन है, एक है ये पोर्शन, दूसरा है ये पोर्शन। ये पोर्शन अगर फुल साइकिल में करो तो ये 0 आ जाएगा, राइट। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज, इसका अगर एवरेज, ये है इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, सो एवरेज पावर मींस एवरेज ऑफ दिस प्लस एवरेज ऑफ दिस, राइट। सो अगर इसका एवरेज निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा एक फुल साइकिल में। हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का अगर फुल साइकिल में एवरेज पावर निकालना है तो वो 0 आ जाएगा। तो एवरेज पावर क्या आएगा, हाफ Vm Im cos 5। तो इसको हम लिख सकते हैं Vm by √2 and Im by √2 into cos 5. So Vm by √2 means RMS value of voltage and Im by √2 means RMS value of current into cos 5. Okay, तो average power is VI cos 5. Average power of RL series circuit is VI cos 5. ओके, तो ये हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर किसे कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। ओके, हम लोग ये जो ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे कि दिस साइड इज फॉर रेजिस्टेंस,
दिस साइड इज फॉर एक्सेल, दैट मींस रिएक्टेंस, एंड दिस साइड इज फॉर इंपीडेंस। ओके, तो इस एंगल से पता चलता है कि यहाँ पे कुछ पावर होगा, यहाँ पे कुछ पावर होगा और यहाँ पे कुछ पावर होगा। अगर इसको पावर हम लोग यहां से अगर पावर ट्रायंगल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, जहां पे ये जो रेजिस्टेंस का जो आर्म है, इस आर्म में जो पावर होता है उसको कहा जाता है कि एक्टिव पावर। ये जो रिएक्टेंस का जो आर्म है उसमें जो पावर होता है उसे कहा जाता है कि रिएक्टिव पावर। और ये जो टोटल पावर है, मतलब एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, इसको कहा जाता है कि अपरेंट पावर। अपरेंट पावर। ओके, और ये जो एंगल है इसको पावर एंगल कहा जाता है। ओके, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि cos फाई, दैट मींस पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos फाई, that is active power by apparent power, active by apparent power। ओके, जैसे हम लोग कह सकते हैं नाउ ये जो पावर है सर्किट का, ये एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि दो हिस्सा क्या है, एक है एक्टिव पावर, वन इज रिएक्टिव पावर। ये जो एक्टिव पावर है ये एक्चुअली सर्किट में डिसिपेटेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि वाटफुल पावर, वाटफुल। और ये सर्किट में एक्चुअली ये कंज्यूम नहीं करता है सर्किट, तो इसको हम बोलते हैं कि वाटलेस पावर, वाटलेस पावर। ओके, और इसका जो टोटल पावर है इन दोनों को मिला के ये है अपरेंट पावर। ओके, तो इस पावर को डिनोट किया जाता है आई स्क्वायर आर से, इस पावर को डिनोट किया जाता है आई स्क्वायर एक्सएल से, और इस पावर को डिनोट किया जाता है आई स्क्वायर जेड से। ओके, ये है आई स्क्वायर आर, ये है आई स्क्वायर एक्सएल और ये है आई स्क्वायर जेड। क्लियर? ओके, इसको डिनोट किया जाए, एक्टिव पावर को डिनोट किया जाता है पी से, और ये जो अपरेंट पावर है इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, और ये जो अपरेंट पावर है इसको डिनोट किया जाता है एस से। ओके, नाउ ये P के बारे में बात करते हैं। देखो P मतलब आई स्क्वायर आर, राइट। नाउ ये R को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू जेड कॉस फाइव। इस डायग्राम से देखो, ये अगर फाइव हुआ तो जेड का प्रोजेक्शन R में अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, जेड कॉस फाइव, तो जेड कॉस फाइव। नाउ ये I को डिवाइड कर देते हैं, आई स्क्वायर मतलब I इंटू आई, सो I को यहां पे रखते हैं I इंटू जेड cos फाइव, I इंटू जेड मतलब V, राइट। सो V I cos फाइव। ओके, तो ये जो V I cos फाइव हम लोगों ने निकाला ये एक्चुअली एक्टिव पावर है। ओके, नाउ रिएक्टिव पावर एक्सेल। देखो अगर जेड का प्रोजेक्शन एक्सेल में लेना है तो क्या आएगा इसमें, साइन थीटा, जेड साइन फाइव, सिमिलरली। ओके, तो ये हो गया V इंटू आई साइन फाइव। ओके, सो V I cos phi is active power and V I sin phi is the reactive power। इसको याद रखो, प्रॉब्लम करते समय बहुत काम में आएगा। ओके, तो ये हो गया पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल हम लोगों को किसे कहेंगे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर को अगर एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग डिनोट करेंगे तो ये जो बेस है ये एक्टिव पावर को डिनोट करेगा, ये जो आर्म है ये रिएक्टिव पावर को, और ये जो आर्म है ये अपरेंट पावर को डिनोट करेगा। तब इस ट्रायंगल को कहा जाता है कि पावर ट्रायंगल। ओके, कंसिस्ट ऑफ एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर। ओके, तो ये हो गया एक्टिव रिएक्टिव पावर। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर और कुछ नहीं, 1 बाई पावर फैक्टर।
क्यू फैक्टर और कुछ नहीं, 1 बाई पावर फैक्टर है क्यू फैक्टर, मतलब 1 बाई cos फाई। तो cos फाई हम लोग जानते हैं कि r बाई जेड, तो ये क्या आएगा z बाई आर। ओके, तो एक छोटा सा पॉइंट है, अगर प्रॉब्लम में आया तो क्यू फैक्टर निकालोगे तो ये आसानी होगी। ठीक है, तो क्यू फैक्टर मतलब 1 बाई cos फाई दैट इज z बाई आर। ओके, मतलब हम लोग अगर सर्किट में रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस का वैल्यू पता है तो हम लोग इजीली जेड निकाल सकते हैं। अगर जेड निकालोगे तो इजीली पावर फैक्टर आ जाएगा, पावर फैक्टर आएगा तो क्यू फैक्टर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, एक्टिव रिएक्टिव पावर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है थ्योरी अबाउट द सीरीज आरएलसी सर्किट। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये जो मैंने पढ़ाया थ्योरी ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम में देखो क्या है, इन ए सीरीज सर्किट containing pure resistance and pure inductance, that means RL series circuit, the current and the voltage are expressed as, देखो करंट का इक्वेशन क्या है, 5 sin ओमेगा टी के वजह में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 314t, मतलब ओमेगा टी इक्वल्स टू 314t, वो जनरलाइज था, यहाँ पे वैल्यू है 314t प्लस 2 पाई बाई 3 एंड वोल्टेज का वैल्यू देखो क्या है 15 sin 314t plus 5 pi by 6. So calculate, number one is impedance of the circuit, resistance, inductance, average power and power factor. Okay, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो ये जो करंट का इक्वेशन है, यहां से हम लोग फेज एंगल निकालेंगे, फेज एंगल ऑफ करंट। फेज एंगल मतलब ये फाई फेज एंगल है, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 60, so 120 डिग्री। सिमिलरली फेज एंगल ऑफ वोल्टेज क्या आएगा, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज देखो 5 पाई बाई 6, डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या होगा 30, सो 150। वोल्टेज का एंगल है 150 और करंट का जो एंगल है वो है 120, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री का फर्क है। वोल्टेज जो है वो करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे है कितना 30 डिग्री। ओके, ये है एक्स एक्सिस। ओके, ये है 90 डिग्री, यहां पे कुछ होगा 1, दैट मीन्स ये है 150 डिग्री, राइट, और 120 डिग्री कुछ इस तरफ होगा, राइट, ये है 120 डिग्री, तो ये है V, ये है I। देखो V जो है वो I से लीड कर रहा है कितना, इतना एंगल, तो मतलब 150 माइनस 120 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। समझ में आया ये पोर्शन, ये I जो है ये वोल्टेज से लैग कर रहा है कितना 30 डिग्री। ओके, तो ये जो पोर्शन है पावर फैक्टर, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। E का जो आंसर आएगा पावर फैक्टर, दैट इज cos फाई, दैट इज 0.866। ओके, ये है पावर फैक्टर का वैल्यू हमने निकाल लिया, राइट। तो अब क्या है इंपीडेंस। ओके, तो इंपीडेंस Z इक्वल्स टू VM बाई IM, राइट, V बाई I। सो VM मीन्स देखो ये है मैक्सिमम वैल्यू V का और ये है मैक्सिमम वैल्यू करंट का, सो 15 बाई 5 दैट मीन्स 3 ओम आ गया। नेक्स्ट क्या है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि पावर फैक्टर में R बाई जेड इक्वल्स टू पावर फैक्टर, राइट। तो हम लोग जानते हैं R बाई जेड इक्वल्स टू PF। यहां पे R का वैल्यू निकालना है, जेड हम लोगों को पता है, सो R बाई 3 इक्वल्स टू पावर फैक्टर विच इज 0.866
राइट? सो R इक्वल्स टू 0.866 into 3 which is equals to 2.598 ओम, राइट? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों के पास रेजिस्टेंस है और इंपीडेंस है, फिर क्या निकालना है? इंडक्टेंस का वैल्यू। देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, C हम लोगों को पता है Z इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, एक्सएल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। तो Z क्या है? Z देखो क्या है? 3। तो 3 इक्वल्स टू रूट अंडर 2.598 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो एक्सएल इक्वल्स टू रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 2.598 का होल स्क्वायर 1.5। तो एक्सएल के हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल इक्वल्स टू 1.5, राइट? नाउ ये 2 पाई एफ का वैल्यू हम लोगों को नहीं यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा टी इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे छोटा करके इसको मिटा देते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल्स टू 314t, सो 2 पाई एफ इक्वल्स टू 314, सो एफ इक्वल्स टू देखो करीब करीब 50 हर्ट्ज ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम 50 हर्ट्ज पुट करेंगे तो क्या आएगा? एल इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज, राइट? तो एल का वैल्यू आएगा 0.00477 हेनरी। इसको अगर हम मिली हेनरी में करेंगे तो 4.77 मिली हेनरी। ओके, तो आ गया। तो हमारे पास क्या है? पावर फैक्टर का वैल्यू है, इंपीडेंस का वैल्यू है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का वैल्यू है। अब क्या है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, VI cos phi। ओके, सो D है एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब VI cos phi। ये VI क्या है? RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। सो RMS वैल्यू मींस VM by root 2 and here is IM by root 2 into cos phi का वैल्यू देखो क्या है? 0.866 into 0.866। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो VM मतलब 15 और IM मतलब 5। सो 15 into 5 divided by 2 into 0.866। सो यहाँ पे क्या आएगा? 75 by 2 into 0.866। सो क्या आएगा इसमें? ओके, हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सभी निकाल लिए हैं। पावर फैक्टर हम लोगों ने पहले निकाला। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? देखो वोल्टेज करंट का इक्वेशन दिया हुआ था, वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ था, जिसमें ये पोर्शन है ओमेगा टी और ये पोर्शन है फाई। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि फेज एंगल निकाले करंट का। ये है फाई, दैट मींस फेज एंगल, सो 120 डिग्री। अब ये जो फेज एंगल तो वोल्टेज है वो क्या है? 150 डिग्री। तो इसके बीच में फर्क क्या है? 30 डिग्री। तो हम लोगों को पता है पावर फैक्टर मींस cos phi, where phi is the angle between voltage and current. So angle between voltage and current is 30 degree. So cos 30 degree is this. Okay. Now हम लोगों ने क्या निकाली? Impedance. Impedance means VM by IM. So VM is 15 and IM is 5. So 3 ohm. अब resistance जब हम लोग निकालना जा रहे थे तो हम लोगों को क्या पता था कि रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस दैट इज पावर फैक्टर। ओके, सो रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना था, हम लोगों के पास इंपीडेंस का वैल्यू था पहले से। सो R/3 इक्वल्स टू दिस। सो यहां से आया R का वैल्यू, राइट? 2.598 ओम। नाउ Z मींस रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये हम लोगों को पता है, थ्योरी के टाइम में हम लोग पढ़े थे। तो Z मतलब 3, तो इसका वैल्यू पुट किया, क्या है? XL का वैल्यू आया 1.5 और XL का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2 पाई FL इक्वल्स टू 1.5। यहां से L का वैल्यू निकाले। यहां पे देखो ओमेगा T इक्वल्स टू 314T।
तो यहां से हम लोग f का वैल्यू निकाल लिए, राइट। तो ये आया l का वैल्यू, और एवरेज पावर मतलब VI cos phi, ये जो VI है ये RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट है, पर ये यहाँ पे हम लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करो तो RMS वैल्यू आएगा, तो ये है 32.475 वाट। ओके, तो इस तरह से एक सीरीज सर्किट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने आज सीखा कि एक सीरीज RL सर्किट कैसे बिहेव करता है, उसका इक्वेशंस, उसका डायग्राम्स, उसका फेजर डायग्राम, उसका पावर, उसका जो पावर फैक्टर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पावर ट्रायंगल, ये एग्जाम में बहुत आता है, राइट। और हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है, इस तरह का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम शायद नहीं आएगा पर एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ये फॉर्मेट यही सेम है, ठीक है। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, जितना हम लोग डीप में जाएंगे उतना ही सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।